गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी। देखिए, जैसे कि आप जानते हो हम चैप्टर 9 कर रहे हैं प्रोड्यूसिंग फूड, जिसमें हमने कुछ प्रोसेसेस को पढ़ा है, लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर उसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स एंड हमने और क्या क्या पढ़ा है, जैसे ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ा है, यूज ऑफ मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, वीडिंग, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम आगे की प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, 6th पार्ट देखिए क्या है। 6 पॉइंट में बताया गया है क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के बारे में, यानी कि हमें अच्छे से जब हमने फसल खड़ी कर ली है तो उसके बाद उसे प्रोटेक्ट भी तो करना है, जानवरों से, बर्ड से, या फिर जो और बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनसे बचाना है। तो क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। अब इसमें 2 पॉइंट दिए हैं, देखिए क्या क्या दिए हैं। प्रोटेक्टिंग प्लांट्स फ्रॉम पेस्ट, पेस्ट से या इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फसल को खराब कर सकते हैं, उनसे बचाना है। इसके लिए क्या करना चाहिए, स्प्रे पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू किल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। क्या करना है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो कि केमिकल कंपाउंडिंग होती है, इनकी केमिकल्स यूज करके क्या करते हैं, इनको बनाया जाता है ताकि क्या कर सके हम, इंसेक्ट से और पेस्ट से हमारी फसल को बचाया जा सके। सेकंड क्या कहता है, पुट अप स्केयर क्रोज, जो हम देखते हैं ना खेतों में खड़े होते हैं, वाइट कुर्ता पजामा और सिर पे मटका रखा हुआ होता है ना, जिससे फेस बनाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, स्केयर क्रोज बोलते हैं। टू स्केयर अवे द बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं ताकि वो दाना ना खा जाए, उनको भगाने के लिए क्या यूज करते हैं, स्केयर क्रोज। ठीक है, फर्स्ट हमने पेस्ट से बचा लिया, बर्ड से बचा लिया। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या है, प्रोटेक्टिंग प्लांट्स फ्रॉम डिजीज, बीमारी से बचाने के लिए। बीमारी से बचाने के लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहला काम जो करना है वो है सीड्स आर सोक्ड इन फंगिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। जैसे ये केमिकल कंपाउंड्स है ना, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये भी क्या है, केमिकल कंपाउंड है जो क्या करते हैं, बीमारी लगने से बचाते हैं। फंगिसाइड्स, आपने फंगस के बारे में पढ़ा होगा, फफूंदी जो होती है वो क्या कर देती है, अगर नमी हो कहीं पर तो वो फफूंदी बन जाती है ना, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उस चीज को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इनसे बचाने के लिए क्या करना है, सीड्स आर सोक्ड इन फंगिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स बिफोर दे आर सोन। बीज को धरती में दबाने से पहले, यानी कि बोने से पहले क्या करना है, उनको सोक करके रखना है फंगिसाइड में और इंसेक्टिसाइड में। ठीक है, ताकि जब फसल उगे तो वो अच्छी रहे, उसकी हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम उनको ना हो। सेकंड क्या कहता है, फंगिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स आर स्प्रेड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप। और क्या करना है, स्टैंडिंग क्रॉप के ऊपर भी हमने एक बार तो बीज बोने से पहले ये फंगिसाइड और पेस्टिसाइड एंटीबायोटिक्स हैं उनको यूज कर लिया। अब क्या करना है, जब हमारी क्रॉप अच्छे से मैच्योर हो जाती है, जितनी उसकी हाइट तक पहुंचना होता है पौधे को, वो पहुंच जाता है, उसमें हमारे ग्रेन्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पर भी हमें क्या करना है, इनका स्प्रे करना है। जैसे कि ये दिखा रहा है, ये पंप के थ्रू क्या कर रहा है, फंगिसाइड्स को स्प्रे कर रहा है पूरे फील्ड में। ठीक है, अभी देखिए फिर कौन सा काम आता है, हमने प्रोटेक्ट कर लिया। अब बात आती है हार्वेस्टिंग की। जब फसल हमारी जो क्रॉप है वो मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होने का मतलब अच्छे से उसमें ग्रेन्स आ जाते हैं, तब क्या करना है, हार्वेस्ट करना है, कटाई करनी है। कटाई करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे करना है। व्हेन द क्रॉप बिकम्स मैच्योर, जब वो मैच्योर हो जाती है मतलब कि पक जाती है, इट हैज टू बी कट क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के बिल्कुल नजदीक से उनको काटना होता है। ग्राउंड के नजदीक से काटना इसीलिए ताकि आपके पास एक बेस बना रहे जब आप उसको झाड़ो। कई बार आपने देखा हो किसी पुरानी फिल्म में वो अनाज कैसे निकालते थे, कोई आगे पाइप रखा या पत्थर रखा, उसके ऊपर अनाज का जो आपकी फसल होती थी उसको पटक पटक कर मारते थे, तो उससे क्या हो जाता था, अनाज के दाने अलग हो जाते थे और भूसा जो है, शेफ जो है वो अलग हो जाता था। ठीक है, देखिए फिर क्या कहता है, it is the process of cutting mature crop plants is called harvesting। ये प्रोसेस जो बताई गई है, ये आप क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन। हार्वेस्टिंग की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बताओगे द प्रोसेस ऑफ कटिंग मेच्योर क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है,
इट इज डन ईदर मैनुअली मतलब हम खुद करें, हाथ से करें, जैसे कि ये औरत कर रही है। बाय सिकल क्या होता है? दरांती होती है ना, जिससे हम फसल काटते हैं, आपने भी कभी देखा हो किसी को। और मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टर, और ये जो बड़ी सी मशीन है ये क्या है? हार्वेस्टर है। पहले के ज़माने में ज़्यादातर कैसे काटा जाता था? मैनुअली काम किया जाता था। इसीलिए क्या कहते हैं कि हमारी जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, क्योंकि हमारा जो पहले के टाइम में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता था वो किस में होता था? वो होता था हमारा एग्रीकल्चर में। सबसे ज़्यादा लोग उसी में इन्वॉल्व होते थे, इसीलिए कृषि प्रधान देश होता था। और उस टाइम पर इतनी मशीन नहीं होती थी कि सारे काम मशीन से किए जा सके। और आज के टाइम में भी आपको बहुत सारे लोग हाथ से काटते हुए दिखेंगे। वो रीज़न ये हो सकता है कि उनका खेत छोटा हो, फसल जो है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो कम हो कंपैरिजन में, तो वो मैनुअली भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े फील्ड की बात करते हैं, बड़े खेत की बात करते हैं, तो हमें हार्वेस्टर जैसी मशीनों का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए 8th पॉइंट जो है वो थ्रेशिंग मतलब हमने एक बार फसल काट ली, अब अनाज अलग निकालते हैं। चलिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप इज नोन एज थ्रेशिंग। उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं। ये भी आप एक देखिए, जो भी यहाँ कॉमन वर्ड, जो हाईलाइटेड वर्ड है, उनसे पहले जो भी लाइन है वो एक तरह से डेफिनेशन मान के चलिएगा। ठीक है, तो थ्रेशिंग की अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो क्या लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप इज नोन एज थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग इज डन बाय स्प्रेडिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप ऑन द ग्राउंड एंड वॉकिंग ओवर इट। क्या करना है? जो हमने काट ली है ना, जो फसल काट ली है, हार्वेस्टेड जो क्रॉप है, उसको ग्राउंड पर रखिए और उसके ऊपर चलने लग जाइए। आप खुद चलिए, पूरी फैमिली को चलाइए, या फिर एनिमल्स को यूज कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए। उसका फायदा क्या होगा? जो ग्रेन्स है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, द थ्रेशिंग इज डन बाय स्प्रेडिंग हार्वेस्टेड क्रॉप ऑन द ग्राउंड एंड वॉकिंग ओवर इट। एनिमल्स सच एज बुलॉक्स एंड कैमल्स आर यूज फॉर दिस पर्पज। आप क्या कर सकते हो? एनिमल्स भी यूज कर सकते हो। जैसे हमारे हरियाणा में क्या है, ज्यादातर बैल का यूज किया जाता है, राजस्थान में कैमल्स का यूज किया जाता है ना। जहाँ जो अवेलेबल है आप उस एनिमल को यूज कर सकते हो। इन लार्ज फार्म्स अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर, जैसे हार्वेस्टर की यूज करते हैं वैसे ही थ्रेशर भी है, जो क्या करता है? अनाज निकालता है। इज यूज फॉर थ्रेशिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? विनोइंग मतलब क्या करना है? भूसे को अलग करना है। भूसा मतलब शेफ। ठीक है, शेफ। आफ्टर थ्रेशिंग द शेफ इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रेन बाय वाइंड। वाइंड क्या होती है? हवा। हमें क्या करना है? भूसे को और अनाज को अलग करना है। कैसे? हवा की मदद से। अब देखिए ये हवा की मदद से कैसे अलग होते हैं? दिस इज नोन एज विनोइंग। आप क्या कर सकते हो? इसको डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे? आफ्टर थ्रेशिंग द शेफ इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रेन्स बाय वाइंड एंड दिस इज नोन एज विनोइंग। In this process, the threshed grains are made to fall from a certain height. जैसे आप इस पिक्चर में देखोगे कि ये क्या करता है? एक हाइट से क्या कर रहा है? अनाज को नीचे डाल रहा है, और इधर से क्या आ रही होगी? हवा। ठीक है, हवा का इंतजाम होगा यहाँ पर, और ये क्या करेगा? अनाज को नीचे डालेगा। तो इससे क्या होगा? जो देखिए इधर ही पढ़ लेते हैं। द सीड्स बीइंग हैवियर फॉल डायरेक्टली टू द ग्राउंड। जो सीड्स होते हैं वो हैवियर होते हैं, जो भूसे के कंपैरिजन में है वो हैवियर है, इसीलिए क्या करेंगे? डायरेक्टली ग्राउंड पर पड़ते हैं। जबकि जो भूसा है, जो शेफ है, वो क्या करता है? वाइल द लाइट शेफ फॉल्स सेपरेटली, वो अलग गिरता है। किस वजह से? क्योंकि वो लाइटर है, लाइट वेट है उसका। अनाज के दाने का ज्यादा वेट है, इसीलिए वो डायरेक्टली गिर जाता है। लेकिन जो हमारा भूसा है वो क्या करता है? लाइटर होने की वजह से आगे जाके गिरता है। एंड द वाइंड ब्लोज इट अवे, और वो क्या करती है? हवा उसको आगे ले जाती है, मतलब उड़ा देती है। आपकी मम्मी भी जब गेहूं साफ करती है, आपने देखा हो कभी, इसी तरीके से यूज करती है ना। नेक्स्ट देखिए 10th पॉइंट है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। जब हमने अच्छे से सब कुछ काम कर लिया तो अब क्या करना है? उनको स्टोर करना है। जो ग्रेन्स है उनको स्टोर करना है। द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर ड्राइड इन सन।
अच्छा, इनको सुखाने की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? देखिए, अगर अनाज में नमी होगी ज्यादा, हद से ज्यादा नमी होगी तो क्या होगा? फंगस अटैक कर देगा। फंगस मतलब फफूंदी, वही फंगीसाइड जिसे हमने यूज किया था, स्प्रे किया था, वो फिर भी हो सकता है अगर नमी ज्यादा हो। तो नमी में वो वर्क करता है, इसीलिए हमें क्या करना है? उनको अच्छे से सुखाना है। किसको भाई? ग्रेन्स को। ग्रेन्स को अच्छे से सुखाना है ताकि फंगस का अटैक ना हो और वो फसल खराब ना करे। द क्लीन ग्रेन्स आर देन पुट इन गनी बैग्स। गनी बैग्स जो बोरे होते हैं ना, कट्टे होते हैं, बोरे होते हैं, जो भी होते हैं, उनमें फिर भर दिया जाता है क्लीन ग्रेन को एंड ट्रांसपोर्टेड टू गोडाउन्स। गोडाउन्स में फिर उनको भेज दिया जाता है। एक बार अच्छे से आप पैकिंग करो, पैकिंग करने के बाद क्या कर दो? ट्रांसपोर्ट कर दो। कहाँ पर? गोडाउन्स में, नोन एज ग्रेनरीज एंड सिलोज। ग्रेनरीज का अगर हिंदी में बताऊं तो क्या होता है? भंडार होता है, भंडार गृह। ठीक है, लोग पहले भंडारा बनाते थे, वहां पर अपना अनाज स्टोर करके रखते थे अच्छे से। ठीक है, बड़े बड़े गोडाउन्स भी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्रेनरीज बोलते हैं। और सिलोस, सिलोस क्या होता है? देखो, ये जो बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ना कंटेनर, इन कंटेनर्स को बोलते हैं सिलोस। इसमें सबसे ज्यादा बढ़िया चीज क्या रहती है? यहाँ पर रैट्स का या इंसेक्ट का कोई अटैक नहीं होता, मतलब कि चूहे आपकी फसल को खराब नहीं करते। लेकिन भंडारे में या जो हमारा जो ग्रेनरीज है, वहां पर क्या होता है? रैट्स का अटैक हो सकता है अगर आपने प्रॉपर अरेंजमेंट ना किया हो। सो इट इज अ ड्राई कूल प्लेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। तो एक ऐसा प्लेस जो सूखा हो और कूल हो, ठंडा भी होना चाहिए, ज्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए। अगर गर्मी होगी तो वहां पे भी कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाएगी कि आपकी फसल खराब हो सकती है। तो ये प्रोटेक्टेड होने चाहिए किन किन से? रैट से, इंसेक्ट से एंड बर्ड से। ठीक है, वरना फसल में क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी सारी मेहनत कौन खा जाएगा? चूहा खा जाएगा। तो आप अगर मेहनत कर रहे हो तो चूहे से भी उसको बचा कर रखो। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क है। और देखिए, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। मैंने अभी तक आपको कितनी प्रोसेस करवा दी? 10 तक करवा दी है ना। 10 स्टेप्स करवाए हैं मैंने। हर एक स्टेप के आपको क्या लिखना है? डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, मैंने हर बार आपको बताया है कि डेफिनेशन कहाँ है। आपको अच्छे से डेफिनेशन लिखनी है प्रॉपरली आपकी नोटबुक में। आप इन क्वेश्चंस के साथ साथ क्या करोगे? इन डेफिनेशंस को भी लर्न करोगे। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है। ठीक है, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और इनको लिखिएगा भी। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।